शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है देवभूमि के दंगल का। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आज जिक्र दंगल में बाहरी और भीतरी का सवाल, उपचुनाव पर बवाल। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए राज्य में सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं और लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। और वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव के बीच बाहरी और भीतरी का सवाल भी खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। मंगलौर सीट पर बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो पहले कांग्रेस और बसपा के टिकट पर पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ चुका है। जबकि बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस ने विधायक रहे जो कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इससे साफ है कि बीजेपी के पास अपना कोई भी जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन भी कर रही थी। आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रत्याशियों ने नामांकन कराना भी शुरू कर दिया है। अब एक और जहां कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला 21 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। जबकि बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी और करतार सिंह भड़ाना 20 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बीजेपी ने उपचुनाव के इस दंगल को जीतने के लिए 40 स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी की है। इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे पहले रखा गया है और इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी स्टार प्रचारक के लिस्ट में शुमार हैं। सवाल ये है कि क्या बाहरी और भीतरी का सवाल उठाने से क्या कांग्रेस जीत जाएगी? क्या लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस उपचुनाव में कमाल दिखा पाएगी? आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव जीतने की नई चुकी है। प्रदेश की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों में 10 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने नामांकन दाखिल। इसके बाद अब कांग्रेस बद्रीनाथ विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी लखपत बुटोला के नामांकन की तैयारियों में जुट गई है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के दोनों प्रत्याशी 20 जून को नामांकन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा पर अपने प्रत्याशियों के टोटा होने का दावा कर रही है। हम मजबूती के साथ कांग्रेस तैयार है। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में जो मंगलौर विधानसभा का रिजल्ट आपने देखा होगा, उस रिज़ल्ट में हमको 44,000 से ऊपर वोट मिले हैं। बीजेपी को 21,000 के लगभग वोट मिले हैं और बीएसपी को 5,000 वोट मिले हैं। तो ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस उपचुनाव को लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती के साथ तैयार है। उनके पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन साधन और संसाधन से चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव जनता के प्यार से, आशीर्वाद से लड़े जाते हैं, जो कांग्रेस के पास भरपूर है। और हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग एक मजबूती के साथ हम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वो चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसपास भी दिखाई नहीं देगी। इस चुनाव में जैसा लोकसभा में फर्क था वही फर्क रहेगा। मैनिफेस्टो वो मेरा मैनिफेस्टो। भड़ाना जी कह रहे हैं 2006 अजीब दर्ज होगी इस चुनाव में और कांग्रेस से जो भाजपा में आए हैं वो अपने भी हो। जी बिल्कुल। देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। और कांग्रेस जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस केवल डींगे हाँक रही थी, उनकी डींगे जनता ने दिखा दी हैं कि केवल कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बातूनी है, धरातल में उनका कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विधानसभाओं में इतिहास रचने वाली है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने
इतिहास रचा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास में हो या उत्तराखंड के को नई पहचान दिलाने के लिए हो, हमेशा ऐतिहासिक काम किए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली। एक तरफ मंगलौर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से लड़ा हुआ है, जो आरएलडी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से लड़ा हुआ है, जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर बैठ गया है। यानी कि पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति है, पैराशूट कैंडिडेट है और आयातित व्यक्ति है। वहीं आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए कि 2 महीने जिस व्यक्ति को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हुए हैं, उस पर इतना विश्वास। जिस व्यक्ति ने बद्रीनाथ विधानसभा के जनता की पीठ पे छुरा भोंका, अपनी मां समान कांग्रेस पार्टी के सीने में खंजर भोंका और अभी लोकसभा चुनाव में जिसने कमल के फूल का दामन थामा, उस पर आपको ज्यादा भरोसा है अपने उन कार्यकर्ताओं से जो लगातार आपके लिए दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपमान किया है अपने कार्यकर्ताओं का, जिसका खामियाजा आपको दोनों विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वजह यह है कि मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा ने इन दोनों सीटों पर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी और करताज सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर बाहरी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का मुद्दा बनाया है। चुका भाई और लोकदल से आया है। बीजेपी के पास दोनों विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए। जिन्होंने 50 साल से दरियां बिछाई, बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ के लिए जिनने काम किया, वो तो कहीं है ही नहीं। बड़ाना को लेके आ गए, हरियाणा में विधायक थे लोकदल से, और एक को लड़ा रहे कांग्रेस के भगौड़े को बद्रीनाथ से। तो बीजेपी का कैडर में नाराजी है। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। बाहर से लाके आयातित आदमी को चुनाव लड़े। संघ के प्रमुख ने भी कहा कि जो बाहर से आए हैं उनमें चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए एकदम से, या फिर उनकी सीमा तय होनी चाहिए। उसके बाद भी यहाँ के अध्यक्ष ने, बीजेपी के, और गौतम ने, दोनों प्रत्याशी जो हैं बाहर से लाए हुए उनको चुनाव लड़ाया है। इसीलिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी चर्चा है कि यार जो कल तक बीजेपी को और आरएसएस को गाली दे रहा था, उसके लिए हम वोट कैसे मांगे। स्टार प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को हमने भेजे हैं और ये स्टार प्रचारक दोनों विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सभाएं भी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी करेंगे, जनता के साथ भी बैठक करेंगे और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आएँ और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में विधानसभा चुनाव जीते। ये स्टार प्रचारक इस काम को करेंगे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निश्चित ही भाजपा लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, लेकिन भाजपा को याद रखना होगा कि मंगलौर सीट पर भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीती है। हालांकि उत्तराखंड के इतिहास में विधानसभा उपचुनाव का गणित हमेशा सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका रहा है। अब तक हुए 15 में से 14 उपचुनाव में सत्ता पक्ष को ही जीत मिली है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे देखना काफी दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा इसी बात को लेकर, क्योंकि जो उपचुनाव है इसको लेकर अब 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जो है, स्टार प्रचारक के नामों का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि लिस्ट जारी कर दी गई है। एक तरफ तैयारियां, एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया की भी शुरुआत, और दूसरी तरफ मंगलौर सीट जो है, मंगलौर सीट को लेकर लगातार अब कयासबाजी और आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, क्योंकि विपक्ष का जो एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, और इसीलिए ऐसे नाम का ऐलान किया गया जो पहले कांग्रेस के टिकट पर भी लड़ा, बसपा के टिकट पर भी लड़ा और उत्तर प्रदेश समेत पंजाब समेत ये चुनाव लड़ सके हैं। तो इसी राजनीति को लेकर देवभूमि के दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से नवीन जी हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूकेडी नेता पीसी थपलियाल जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से आज कर लेते हैं, नवीन पिरसाली जी से। नवीन जी, क्योंकि मंगलौर सीट का अगर जिक्र किया जाए, विपक्ष का आरोप कांग्रेस का भाई ये मानना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और इसीलिए ऐसे नाम का ऐलान किया गया जिस पर कोई भरोसा नहीं। देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी कितना भरोसा करती है ये भी जानेंगे। जी, हमें अपने उम्मीदवारों में पूरा भरोसा है। संगठन ने बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। देखिए, बाहर भीतर की बात करने वाली कांग्रेस, जिसको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो अभी बाहर भीतर में ही फंसे हुए हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भाजपा का प्रचार आज कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपना प्रचार नहीं कर पा रही है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सफलता से ईर्ष्या कर रही है। तो इसमें सीधी सी बात है कि कांग्रेस के पास आज दम नहीं है उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का, उनका कोई नेतृत्व नहीं है, संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। तो हर तरह से विहीन पार्टी आज केवल भारतीय जनता पार्टी की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की, तो कैंडिडेट चाहे राजद भंडारी जी हो, चाहे भड़ाना जी हो, सभी अनुभवी कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता होने के नाते उनको टिकट दिया गया है और उनके पास कांग्रेस से ज्यादा अनुभव है चुनाव लड़ने का और क्षेत्र में भी पकड़ उनसे ज्यादा है। तो इसलिए आप आइडिया लगा सकते हैं कि और जिस प्रकार से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है देवतुल्य जनता के नहीं, राजनीतिक अनुभव को लेकर सवाल नहीं है नवीन जी। राजनीतिक अनुभव है कि अगर हर पार्टी में इस कैंडिडेट ने अपना राजनीतिक जो करियर है बनाया है, लेकिन भरोसा इस बात का कि ये एक दल में स्थायी रहेंगे क्या, और इसीलिए बाहरी और भीतरी का भी सवाल उठा रहा है विपक्ष। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, सूरज सिंह नेगी जी। सूरज सिंह नेगी जी, कांग्रेस की तैयारी को लेकर भी प्रतिक्रिया, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी जो कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे, साथ ही ये बाहरी और भीतरी का जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की तैयारियों का सवाल है, तो कांग्रेस में हमारे जो वहां पर प्रत्याशी हैं मंगलौर में, वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। पिछला चुनाव भी वो बहुत मामूली अंतर से जो है पिछड़ गए थे। तो उनकी तैयारी क्षेत्र में हमेशा जो है सक्रिय रूप से रहते हैं, उनकी क्षेत्र में एक छवि है और वो वहां पर हैं। और जो बद्रीनाथ सीट पर है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यवाहक भी वहां पर रह चुके हैं और लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता के साथ साथ पार्टी भी जो है वहां पर पूरी तरीके से मजबूत है। और उत्तराखंड की जनता ने, बद्रीनाथ की जनता ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया है कि आप जनता के वोटों के साथ में अगर गद्दारी करेंगे, जनता के पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों ने आपको सत्ता तक पहुंचाया और आप ईडी, सीबीआई और तमाम प्रलोभनों से डर के मारे आप जनता का अपमान करते हैं। अरे फांसी के फंदे पे चढ़ जाओ ना, तो इनकी जेलों में कितनी ताकत है, सामना करो उस चीज का। तो ये डरे हुए जो लोग हैं वो गए हैं, तो इससे जनता जो है छुप गए हैं और बद्रीनाथ पर जो है थोपा गया चुनाव है। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये खरीद फरोख्त की राजनीति कर रखी है, डराने धमकाने की राजनीति कर रही है, ईडी सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, तमाम जांच एजेंसियों के माध्यम से लोगों को डराया धमकाया जो जा रहा है, उससे जनता त्रस्त आ चुकी है और उनके द्वारा थोपा गया चुनाव है बद्रीनाथ पर। तो इस बार जो है जनता वहां पर जो है इनको जवाब देगी। और जिस प्रकार से इन्होंने मंगलौर में एक आयातित प्रत्याशी को, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कहीं कहीं जाकर के चुनाव लड़ते हैं, आखिर उनकी योग्यता क्या है? यही तो योग्यता है कि वो जाकर के धन बल के आधार पर और तमाम प्रपंचों के आधार पर चुनाव को प्रभावित करते हैं। परंतु मंगलौर में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने कभी आज तक का इतिहास है स्वीकार नहीं किया। विपक्ष फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट उपचुनाव में उतारे गए हैं, जिन नामों का ऐलान किया गया है, जाहिर सी बात है उनको आप लोग बाहर ही मान रहे हैं, है ना? नहीं है। और इस प्रकार से जो है उस दिवालिया उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है वो स्वीकार करने वाली नहीं है। ठीक है, वो तो आने वाला वक्त थोड़ा सा इंतजार करना होगा,
तैयारियां फिलहाल ये बात बिल्कुल सच है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं इससे जो है काफी गदगद है कांग्रेस। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, इस बार के उपचुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? सत्ता पक्ष की तैयारी, जो कैंडिडेट उतारे गए, जिन नामों का ऐलान किया गया, उसको फिलहाल विपक्ष बाहरी मानकर चल रहा है। देखिए, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार इस देवभूमि की जनता के प्रति है, उससे जो भी बुद्धिजीवी हैं बहुत ही निराश हैं, क्योंकि जिस तरह के हथकंडे ये अपना रही है और इस लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा कि बिलो द बेल्ट हिट किया। इन्होंने विपक्षियों के अकाउंट बंद कर दिए, इन्होंने ईडी और सीबीआई का सहारा लेते हुए विपक्ष को डराया, धमकाया, जेल में डाला चुने हुए मुख्यमंत्रियों को। तमाम चीजें लोकतंत्र के जो विरुद्ध मर्यादाओं के विरुद्ध है इन्होंने किया। इसके बावजूद भी मंगलौर सीट पे विपक्ष के आगे बौनी थी भारतीय जनता पार्टी, तो अभी लोकसभा चुनाव में, और इसलिए इस सीट के लिए उसने एक ऐसे व्यक्ति को हरियाणा से लाया जिसका रिकॉर्ड है कि वो केवल धन बल के आधार पर, क्योंकि मैंने इसके पहले के रिकॉर्ड खंगाले कि एक कई मोटरसाइकिलें युवाओं को देता है और उनको कहता है कि तुम मेरा को अगर जीत गया मैं तो ये मोटरसाइकिल तुम्हारी, और अगर हार गया तो भैया वापस करनी पड़ेगी। ये मतलब बिल्कुल कंफर्म ये इन्होंने ये किया है। इसीलिए बराना साहब को इस मंगलौर सीट पे एक ऐसे खेल के लिए लाया गया है जो लोकतंत्र में जिस पार्टी की जिसकी चाल चरित्र की बात करती थी, जो पार्टी, वो पार्टी जिसपे कि उत्तराखंड के लोग आंख बीच कर विश्वास करते हैं, ऐसा व्यवहार ये पार्टी उत्तराखंड की देवभूमि में ये कर रही है। हम इसको घोर शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं। और जो दल बदलू बद्रीनाथ, जहां पे इनका अध्यक्ष फूट फूट के रोया था लोकसभा चुनाव में, उस बद्रीनाथ में जहां की एक व्यक्ति दल बदल कर जाता है और इस गरीब राज्य में चुनाव थोपता है, उस व्यक्ति को टिकट देकर और वहां से ला रहे हैं जो एक कुछ दिनों पहले कांग्रेस का, यानी एक धोखेबाज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सीबीसीआईडी है, जो भी बीजेपी का प्रेशर था उससे डर गया, यानी कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी सवालिया निशान पे है। ऐसा व्यक्ति अगर हमारे को दिया जाता है बद्रीनाथ सीट पे, जो बद्रीनाथ पूरे देश की नजर इस सीट पे रहेगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने को और गिरा रही है। और कहां तक गिरेगी भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता की भूख के लिए हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में माफिया परस्त राजनीति को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है, वर्तमान सरकार बढ़ावा दे रही है, इनके खुद सांसद, चुने हुए सांसद हरिद्वार से इनको उंगली कर रहे हैं कि भाई तो इसमें यहाँ अवैध खनन हो रहा है, तो देखिए आप, इनका चुना हुआ सांसद दिल्ली जा रहा है नीति आयोग के आगे कि साहब हमारी आग को बुझा दो। ऐसी बौनी और अयोग्य सरकार को ढोने के लिए हम मजबूर हैं और इसलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे इस सरकार को कूल चटाने के लिए। इस चुनाव में निश्चित रूप से जनता जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी नंगी हो चुकी है जनता के आगे, इसके पास कपड़े ढकने के लिए नहीं है। विरोध जिसको बोलते हैं स्तर से बहुत नीचे गिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा जाए कांग्रेस ने जिस तरीके से मसले और मुद्दे उठाए और रिजल्ट क्या आया, नतीजे क्या सामने आए, हालांकि उससे काफी उत्साहित है जिस तरीके का नतीजा आया है, या जो आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाई। तो ये इसको भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। इस जनता से कोई भी मुद्दे अपने दिल्ली के मठाधीशों के पीछे, और उन दिल्ली के मठाधीशों ने ये भोली भाली जनता को बोला तुम सांसद नहीं चुन रहे हो, तुम मंत्री चुन रहे हो, और उन्होंने विश्वास कर दिया इस पे और मारी लात और दूसरा मंत्री बना दिया। तो ये जो धोखा, ये जनता के आगे ताजा ताजा धोखा जिसको बोलते हैं, तो वो धोखा
को कैसे जनता भूलेगी? हम याद दिलाएंगे जनता को। अरुण शर्मा जी से जान लेते हैं थोड़ा ताजा जो धोखा है आम जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, इसको लेकर विपक्ष का भाई ये मानना है कि ये विश्वसनीय कैंडिडेट नहीं है, यानी कि ये बाहरी हैं। फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं, इस बार का जो उपचुनाव होगा वो कैसा होगा? सोनी जी, जैसे आप अपनी रिपोर्ट में पहले बता चुके हैं कि जो बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को लाभ इसका मिलता है। बिल्कुल, एक बात तो ये है, ये एक तथ्य है और उस रिकॉर्ड से कोई झुठला भी नहीं सकता जिसमें लोग बैठे। दूसरी चीज देखिए, चुनाव में जीत और हार का जो फैसला होता है ये जनता के मत पे निर्भर होता है। अब अगर हम जो जीत गए, हम उस पूरी जनता को बेवकूफ साबित कर रहे हैं इस डिबेट में, क्योंकि वो पूरी की पूरी उत्तराखंड की जनता बेवकूफ है जिसने गलत मतदान किया, तो मेरे ख्याल से ये भी न्यायोचित नहीं होगा। बिल्कुल, जनता सर्वोपरि है और जनता का जो भी निर्णय है वो किसी के लिए भी हो, वो उसे स्वीकार करना चाहिए और गरिमामय तरीके से स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए, चुनाव में के दौरान हमने कई डिबेट्स करी और उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, सड़क है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये तमाम मुद्दे चुनाव में उठते हैं, लेकिन उन मुद्दों पे निर्णय जनता करती है कि जनता ने उन मुद्दों को किस तरीके से लिया। माफी चाहूंगा। और विपक्ष ने पूरी शिद्दत से ये मुद्दे उठाए थे लोकसभा चुनाव में, या उससे पहले हम कहें विधानसभा चुनाव में, या उससे पहले के लोकसभा चुनाव में। देखिए, कांग्रेस इस प्रदेश में 5 चुनाव लगातार हार चुकी, जिसमें से 3 लोकसभा के हैं और 2 विधानसभा के हैं। हम बार बार लोकसभा चुनाव की तो याद करते हैं डिबेट में, हम विधानसभा चुनाव की बात नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 5 चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह नकारा है, और अब कांग्रेस कौन सा अल्लाह दीन का चिराग लेके आ जाएगी कि वो घिसेगी और सारे ईवीएम के बटन उनके पक्ष में दब जाएंगे, ये मेरी समझ से परे है। दूसरी चीज, अगर आप चुनाव की गणित देखें, ये निश्चित तौर पर सही बात है कि राजेंद्र भंडारी भाजपा में कांग्रेस से गए, और किन परिस्थितियों में गए कि वो शाम तक गणेश गोदियाल की जिस मीटिंग में जिन कपड़ों में भाषण दे रहे थे, अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में उन्होंने भाजपा में ज्वाइन की। उनको कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया गया या नहीं मिला, जो भी चीजें हैं। तो अब वो चले गए ना, उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार किया ना, बिल्कुल दब के किया, और उनकी विधानसभा में भाजपा अप रही ना, डाउन तो नहीं रही। तो हम उन्हें भारी और भीतरी कैसे मानते? अगर वहां की बद्रीनाथ की जनता उनसे बहुत परेशान थी तो उनके खिलाफ वोट देती ना, जिसके पक्ष में वो प्रचार कर रहे थे उनके खिलाफ वोट देती ना। हम मंगलौर की बात जहां तक है हम मानने को तैयार है, क्योंकि वो वोट के जो आंकड़े हैं वो सामने अपनी हकीकत बयां कर रहे हैं। हमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। वहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले और वो आंकड़े हैं, उसमें आप भी कुछ हेरफेर नहीं कर सकते और हम भी नहीं कर सकते, और जितने पैनल में बैठे ये लोग भी नहीं कर सकते। जो 44,000 वोट कांग्रेस को पड़े वो एक आंकड़ा है, वो रिजल्ट है, और जो 21,000 वोट भाजपा को पड़े वो भी एक आंकड़ा है। तो अब निश्चित तौर पर मंगलौर में कांग्रेस का पक्ष आज की जो परिस्थिति हमें दिख रही है उसमें भारी है। मंगलौर बिल्कुल लोकप्रिय नेता है, और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि उनके पिताजी उस इलाके से लंबे समय तक विधायक रहे हैं, काजी मोइनुद्दीन, और हमें यह सौभाग्य है कि हमने उत्तराखंड की पहली अंतरिम विधानसभा में उन्हें देखा, और उसके बाद उनके लड़के को देखा जब उनकी डेथ हो गई। उसके बाद काजी ने चुनाव लड़ा, हमने काजी को भी देखा, और हमने ये भी देखा कि काजी विधानसभा में कितना होमवर्क करके आता है, किस तरह मुद्दों को उठाता है, किस तरह बहस में भाग लेता है, हमने वो भी देखा। शायद और पैनलिस्ट ने नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं पिछले 24 साल से विधानसभा कवर कर रहा हूं, मैंने वो भी देखा है। तो जो चीज देखी है आंखों से, उसे हम कैसे झुठलाएं? निश्चित तौर पर आज की तारीख में बात करेंगे
तो आज की तारीख में मंगलौर में कांग्रेस का पक्ष में आ रही है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में ऊंट कब क्या करवट बदलेगा आपको और हमें नहीं पता। वो 13 जुलाई को जब मतगणना होगी उसके बाद ही वो परिणाम सामने आएगा। तभी हमें यह आकलन करना चाहिए कि किस पार्टी ने किस तरह जनता के मुद्दों को लेकर काम किया और किसको जनता ने पसंद किया और अपना मत दिया। जी सोनी जी, ये बात तो साफ है, क्योंकि होमवर्क को लेकर एक शब्द जो निकलकर सामने आया, होमवर्क में कौन सी पार्टी कितनी माहिर है, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रुख करेंगे सूरज सिंह जी का। सूरज सिंह जी, एक अहम सवाल जो निकलकर अभी अरुण शर्मा जी की बात से सामने आया कि क्यों नकारा जनता ने, चाहे विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, इस बार के जो नतीजे सामने आए उससे काफी उत्साहित है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसको लेकर क्या मंथन किया गया कि जनता ने नकारा तो नकारा क्यों? आगे उपचुनाव को लेकर क्या कुछ होमवर्क? मंगलौर सीट को लेकर आप लोग जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो करंट में स्थितियां हैं या जो रिजल्ट निकलकर सामने आया या वोटिंग प्रतिशत रहा, उस आधार पर देखा जाए तो पुख्ता जीत मानकर चल रहे हैं। बद्रीनाथ सीट को लेकर क्या तैयारी, किस तरीके से आप पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे जीत को लेकर? देखिए सोनी जी, हमारे मित्र हैं अरुण शर्मा जी, पत्रकार साहब जी, इन्होंने कहा कि जनता ने आपको नकार दिया है। ये नहीं है कि हम ये कहें कि जनता ने हमको नकार दिया। ये सही है कि लोकसभा के चुनाव में हमको कोई सीट नहीं मिली, परंतु विधानसभा में भले जनता उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है सत्ता न दी हो, परंतु विपक्ष का मैंडेट दिया है और हमारे जो है विपक्ष के विधायक वहां पर हैं। हमारा पूरा 19 विधायक हमारे हैं। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हम कि जनता ने बिल्कुल नकार दिया। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से पिछले 2022 ये चुनाव हो, 22 का चुनाव हो या उससे पहले 17 का चुनाव हो, किस प्रकार से इन्होंने जो है धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण किया, ये तमाम नतीजे उत्तराखंड की जो जनमानस है उस वहां पर जब विकास की बात आती है, महंगाई की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, जनता उन मुद्दों को भूल करके और जो भारतीय जनता पार्टी जो धार्मिक रंग जो चुनाव को दे देती है, ध्रुवीकरण जो कर देती है, हिंदुत्व को जो है खतरे में बता देती है, तो पहाड़ का आदमी जो है वो कह देता है वास्तव में हिंदुत्व खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी को देना है। दूसरा क्या है कि इन लोगों ने, आप घटनाक्रम देखिए ना, परिस्थितियां ऐसी बना दी हैं कि आज बद्रीनाथ के जो विधायक हैं, जो उनको प्रत्याशी बनाया है, उनके द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की साजिश के द्वारा जो है जनता पर थोपा गया चुनाव है ये। तो आखिर थोपने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इनको आयातित करने की जरूरत पड़ी? और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो तो वो चिंता न करें, आप वहां से आओ, हम आपको जो है संसाधन भी देंगे और विधायक का चुनाव भी लड़वाएंगे, सरकार हमारी, हम जितवाएंगे भी साम दाम दंड भेद करके। तो ये इस प्रकार की जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, स्वस्थ लोकतंत्र के पक्ष में कतई नहीं है। और इन्होंने, आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे खाते सीज कर दिए गए। पहले चरण का चुनाव था, अगर अंतिम चरण का चुनाव ये होता तो निश्चित तौर पर इसके रिजल्ट कुछ और होते। यहाँ के लोगों को, हमारे प्रत्याशियों को चुनाव में जो है प्रचार का कम समय मिला, ये भी सारी वजह रही। और चलिए, समय कम मिला, हालांकि ये वजह निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है, आगे उपचुनाव की तैयारी है, उसमें विपक्ष का क्या परफॉर्मेंस रहेगा और सत्ता पक्ष का क्या कुछ धरातल पर परफॉर्मेंस नजर आएगी, उसको लेकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि सवाल बेहद महत्वपूर्ण निकलकर सामने आ रहा है, चाल, चरित्र, चेहरा, जिसका लगातार भारतीय जनता पार्टी जिक्र करती है, तो क्या इस चाल, चरित्र, चेहरा जो है वो क्या बेदाग है? और ये खरीद फरोख्त की भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो कैंडिडेट हैं वो आयात और निर्यात किए जाते हैं। इसी के साथ चर्चा में वापसी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा इस बात को लेकर, उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है और लगातार चाहे कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में जीत हार को लेकर अब मंथन शुरू हो चुका है। अपना अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा, किन मुद्दों के आधार पर ये जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नवीन प्रशाली जी का रुख करेंगे। नवीन प्रशाली जी, कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे थे, साथ ही एक बात बार बार निकलकर सामने आती है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो डिबेट्स हुई उसमें भी यही बात निकलकर सामने आई कि जो प्रत्याशी हैं उनका आयात और निर्यात क्यों, और आखिर चाल चरित्र चेहरा जो एकदम साफ सुथरी छवि है वो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र करती है। तो क्या ये माना जाए, फिर विपक्ष बार बार ये क्यों कहता है कि दागदार है? भाई, कथनी और करनी में अंतर है। जी, मैं सोनी जी आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं अगर बात करूं कि वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में असीमित संभावनाएं होती हैं और जो पार्टी का अच्छा चल रहा होता है, जो पार्टी की रीति नीति और नेतृत्व अच्छा होता है, तो हर कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति उस पार्टी की तरफ आकर्षित होता है। और आपने देखा होगा इस लोकसभा चुनाव में भी और दूसरे चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है पिछले 10 सालों में, और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति रही है, उससे प्रभावित होकर कांग्रेस और अन्य दलों से लोग लगातार आए हैं। अभी हमारी ये बहस चल रही है और कुछ ही देर में मंगलौर से काफी लोग, पूर्व प्रत्याशी भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ऐसी खबर भी आई है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जुड़ रहे हैं और उस जुड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सबसे पहले रखकर, राष्ट्रीय नीति को सबसे पहले रखकर, विकास को सबसे आगे लेकर चल रही है और उसका नेतृत्व कर रही है। तो दुनिया भी उसका लोहा मान रही है। तो कांग्रेस कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस जो बात कह रही है वो केवल कांग्रेस की खींच है कि कांग्रेस आज उत्तराखंड में पिरान कलियर से नीचे खदेड़ दी गई है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व उत्तराखंड में रहा नहीं है, कांग्रेस का कोई नेतृत्व उत्तराखंड में नहीं रहा है, कार्यकर्ता छिटक चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव में खड़े होना ही अपने आप में बात तो कांग्रेस भी कह रही है कि भाई अंदर खाने सब ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी में, बीजेपी कैडर में भी नाराजगी है। देखिए, अब इतनी बड़ी अगर ज्योतिष कांग्रेस है तो फिर तो कांग्रेस की बात अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष को कहती है तो वो भविष्यवाणी नहीं है। तो देख रहा हूं आप, मैं तो जो दिख रहा है वो उसकी बात कर रहा हूं ना। आज आप साफ तौर पर देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। नहीं, दिव्य दृष्टि नहीं, बहुत नेगी जी, बहुत साफ सी बात है। कांग्रेस का दिख रहा है, कांग्रेस का तो स्पष्ट दिख रहा है कि आपसी फुटबॉल है, अंदर घमासान है, कार्यकर्ता नहीं है, नेतृत्व नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए, ये कह के आप बच नहीं सकते बहुत देर तक। आप कांग्रेस कर रही है वो सीधे तौर पर कांग्रेस और यूकेडी दोनों ही उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की बौद्धिक क्षमता पर आप सवाल उठा रहे हैं सीधे ही। आप हमेशा ये कह रहे हैं कि जी कांग्रेस का था लेकिन हो नहीं पाया, जनता ने पता नहीं किस हिसाब से कर दिया, क्या कर दिया। तो उत्तराखंड की समझदार और बहुत ही बुद्धिमान जनता ने अपना जो जनादेश दिया है वो बहुत ही सोच समझ कर दिया है, क्योंकि उनको पता है इस प्रदेश की सुरक्षा, इस प्रदेश के विकास का अगर सवाल आता है तो उसके लिए सबसे उत्तम पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, इसीलिए प्रदेश की देवतुल्य जनता ने प्रदेश में इतिहास बदलकर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करते हुए एक स्थायी सरकार दी और केंद्र में भी लगातार तीसरी बार 5 सांसद भेजकर यह संदेश दिया कि आप किसी भी उसमें देख सकते हैं कि केवल और केवल अगर भरोसा जताया है जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी पर जताया है। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि इन दोनों ही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और फिर इस देवतुल्य जनता का एक बार आशीर्वाद। चलिए, एक बार फिर से जीत का दावा करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। आगे कांग्रेस की भी स्थिति को लेकर जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, यूकेडी जो पार्टी है वो अपने आप को कैसे देख रही है, किस पोजीशन में देख रही है, क्या तैयारी, और साथ ही कांग्रेस क्या बाहरी और भीतरी का सवाल उठाने से जीत हासिल कर लेगी? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है? देखो, हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड का जनमानस किस तरह से व्यवहार कर रहा है। हमने देखा कि 2019 में जो वोट
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चरम सीमा का जो षड्यंत्र जैसे रावणी सेना की तरह लड़ा था, उसमें उनको जो वोट मिली थी, जो विश्वास मिला था, उसमें कितनी टूटन आई। आप ये देखिए, पौड़ी से 1 लाख लोगों ने कांग्रेस विपक्ष की तरफ वोट दिया। और आपने देखा होगा कि टिहरी में भी एक लड़के ने, जो एक 26 साल के लड़के ने चतुरता जीती, प्रोला जीता, यमुनोत्री जीती, मतलब इनको नहीं दिखाई दे रहा। ये लोग विश्व का सबसे बड़ी पार्टी नहीं, सबसे बड़ा गैंग बन के उभर के आया है और इसमें मोहर लगाई है संघ के जो संचालक मोहन भागवत जी ने कहा है, खुल के कहा है कि ये अहंकारी जो हो गया है ये ले डूबा और इसलिए ऐसे कंधों के ऊपर सत्ता करनी पड़ी उस पवित्र गाय को, जिसको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता आंख मीच कर बोलती थी कि इसके बराबर कोई भगवान है ही नहीं, धरती का साक्षात भगवान आज किन कंधों पे चढ़ा हुआ है सब देखते हैं। चंद्रबाबू के उन कंधों पे चढ़ा हुआ है जो मुस्लिम समुदाय को वो आरक्षण देने के पक्ष में, जो मुस्लिम समुदाय के जो जितने भी उनके नहीं, आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई कहे कि आरक्षण, भाई आरक्षण का मुद्दा ये है भी नहीं, और आरक्षण देखा जाए तो असल मायने में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों राजनीतिक दल जो है आरक्षण पर आकर उनकी सुई अटक जाती है। अटल जी की याद आती है कि जो छाती फोड़कर हमारे आगे मालूम नहीं किस मुंह से कह रही है कि हम पे जनता विश्वास करती है। अरे जनता तुम्हारे मुख्यमंत्री को हराती है और तुम फिर जितवाते हो, तुम जितवाते। जनता का जो विश्वास है, ये उस विश्वास को हासिल करने के लिए जो षड्यंत्र जनता के साथ कर रहे हैं, जिस दिन जनता को पता लगेगा उन षड्यंत्रों का, उस दिन इनको नंगा दौड़ाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड की जो प्रबुद्ध जनता थी, इन्होंने किस तरह से उसको बिल्कुल 5 किलो राशन में डिपेंड कर दिया है। आप देखिए कि एक वो जिस बद्रीनाथ का जो जी पुराने तर्क हो गए, कुछ नया सोचिए, नया सोचिए, नया यूकेडी को क्यों नहीं हुआ उपज मिल रहा आपका? अरे उस उम्मीदवार, उसकी जो उम्मीदवार है उसकी पत्नी को भ्रष्टाचार के कारण, अब वही बात है, आप कुछ भी कहते जाएंगे तो जीत किया था इस भारतीय जनता कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका कोई दीनमान नहीं है। और वो बोल रहा है यहाँ पे पक्ष में जो आम आदमी पार्टी में रहकर विपक्ष यहाँ पर केवल खींच निकाल रहा है उनकी भाव भंगिमाओं से। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतनी तो अनुमति होनी चाहिए ना नवीन जी, कम से कम बोलने की इजाजत तो विपक्ष को भी है ना। ये तो व्यक्तिगत अधिकार है हर किसी का कि अपनी बात को वो रख सकता है। देखती है किस प्रकार की भाव भंगिमाओं से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी ईर्ष्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता देखती है और उसको आती है, इसी से रिजल्ट आता है। षड्यंत्रकारी हो और बीच में बोलकर तुम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे बीच में बोलूंगा तो तुम्हें ये रामलीला का मंच नहीं है, ये रामलीला का मंच नहीं है। डिबेट हो रही है, आप तथ्यात्मक बातों को रखिए, यहाँ पर भाव भंगिमाओं से नहीं, अपने तथ्यों के आधार पर अपना तर्क रखिए। तर्क आपके पास कुछ नहीं है, तर्क नहीं है थपलियाल जी आपके पास, आप कुतर्क कर रहे हैं बिना तर्क के। थपलियाल जी, नवीन पेशाली जी भी जानना चाहते हैं कि भाई यूकेडी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, बजट है पर्याप्त? वकालत कर रही है आपकी, सूरज सिंह जी बीच में मत बोलिएगा। क्या बोल रहे, सवाल किससे पूछी, क्या पूछी वो तो सुन लो जरा। ये बताओ कि आप एक दूसरे की वकालत कर लेना। सतपुरी में 6 करोड़ की शराब किसने पहुंचाई? वकालत कर लेना एक दूसरे के। मुद्दे अनेक हैं। थपलियाल जी चलिए, यूकेडी की क्या कुछ तैयारी? दरअसल इस सवाल का जवाब नहीं मिला, ठीक है। अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। दरअसल जो ये अटलवादी विचारधारा है, इसका जिक्र थपलियाल जी ने बखूबी किया। अरुण शर्मा जी आप सुन पा रहे होंगे थपलियाल जी को। अरुण शर्मा जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आप बखूबी सुन पा रहे होंगे। थपलियाल जी वापस रुख करेंगे आपका, एक अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं। अरुण शर्मा जी, क्योंकि अटलवादी विचारधारा क्या थी ये शायद आज देश का हर एक व्यक्ति जानता है, यहाँ तक कि
जो उस वक्त नहीं रहे होंगे वो आज उनकी लेखनी पढ़ के, कविताएं पढ़ के या वो तमाम कविताएं पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक अटलवादी विचारधारा क्या थी और क्या भारतीय जनता पार्टी उस अटलवादी विचारधारा में चल रही है। और उपचुनाव को लेकर दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं, इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। उपचुनाव में जो जनता का विश्वास है उसको अब ये राजनीतिक दल, चाहे हम कांग्रेस का जिक्र करें, कांग्रेस कैसी जगह बनाएगी उस आम जनता के बीच जाके, मैनिफेस्टो क्या कुछ रहेगा, क्या लगता है उत्तराखंड वासियों का दिल जीत पाएगी? देखिए सोनी जी, दो चीजें आपने पूछी है, एक तो उपचुनाव है और एक अटल जी के बारे में। निश्चित तौर पर वो स्वर्णिम युग था जब लोग अपने विपक्ष का भी पूरा सम्मान करते थे। अगर 84 में देखें, जब राजीव गांधी के पास प्रचंड बहुमत था तो भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए होते, 2 लोकसभा मेंबर होते थे, लेकिन उन्होंने अपने काम से या किसी भी तरह का है, चाहे कोई आंदोलन किया, राम मंदिर आंदोलन किया हो, कन्याकुमारी से कश्मीर आंदोलन किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो जनाधार उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया और उसकी परिणति ये थी कि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और पहले प्रधानमंत्री थे गैर कांग्रेसी जो पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहे। और निश्चित तौर पर उसमें उस समय बहस की भी एक मर्यादा होती, बिल्कुल, जो मर्यादा हम इस डिबेट में तार तार होते हुए देख रहे हैं, इस डिबेट में कह रहा हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो मर्यादा राजनीति में भी तार तार हो चुकी है। आज जो वार है बिलो द बेल्ट है, कमर के नीचे वार होता है, बिल्कुल, मुद्दों पे बात नहीं होती, भावनाओं पे बात होती। बहुत सारी चीजें बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई। उस टाइम जो बयान थे इतनी तेजी से सर्कुलेट नहीं होते थे, आज सोशल मीडिया का जमाना है, जो अखबार में नहीं छपता वो सोशल मीडिया पूरी दुनिया को दिखा देता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता वो सब कुछ सोशल मीडिया दिखा देता है। चीजें बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब देखिए, उस नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के राजनीतिक दलों को चलना पड़ेगा। जो नहीं चलेगा वो पिछड़ जाएगा, जो पिछड़ जाएगा वो उदाहरण आपके सामने थपलियाल जी बैठे हैं, थपलियाल जी की पार्टी बैठी है, कहीं ना कहीं ये पिछड़ गए। और आज आप लोकसभा चुनाव में जनता को दोष दे रहे हैं कि जनता बेवकूफ बन गई, जनता ने भरमा के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। तो यह भ्रम आपने क्यों नहीं पैदा किया? आप तो उत्तराखंड के जनक पार्टी थे, जिस पार्टी के आंदोलन से ये उत्तराखंड उपजा। हम गवाह हैं उस जमाने के, जब उत्तराखंड, मुझे नहीं पता थपलियाल जी उस टाइम फील्ड में थे कि नहीं थे, मुझे नहीं पता, लेकिन हम थे, हम बडोनी जी के साथ चलते थे। और आज ये थपलियाल जी बताएंगे कि बडोनी जी कौन थे। आज बडोनी जी उस उत्तराखंड के गांधी हैं। हमने उन्हें गांधी की संज्ञा दिया उत्तराखंड के, जिनके नेतृत्व में ये तमाम बड़ा आंदोलन चला। और मेरे ख्याल से आज भी एक राजनीतिक भूल यूकेडी ने की थी, जो राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा दिया था और चुनाव बहिष्कार किया था। और उस वजह से अगर उस टाइम चुनाव होते तो निश्चित तौर पर यूकेडी की कई सीटें लोकसभा में होती। लेकिन उस टाइम देखिए, राजनीतिक भूल हर पार्टी से हो सकती है और स्वीकार करना चाहिए कि हमने गलती की थी। आज वो सारी चीजें बदल गई है, लेखनी में भी बदल गई है, भाषण में भी बदल गई है, टेक्नोलॉजी में भी बदल गई है। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमें चलना तो उसी के हिसाब से चले। बिल्कुल। आपने उपचुनाव की बात करी, उपचुनाव की बात करी, ठीक है। ये देखिए, आप उसे आयातित कहे, निर्यातित कहे, कुछ कहे, वो उस पार्टी का फैसला है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को समझाने नहीं जा गई थी कि राहुल गांधी को 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ाया, किसी ने आपत्ति नहीं की। अब उन्होंने वायनाड से इस्तीफा क्यों दे दिया, किसी ने आपत्ति नहीं की। प्रियंका गांधी को क्यों लड़ा रहे, किसी ने आपत्ति नहीं की। तो भाई आप कौन होते आपत्ति करने वाले कि राजेंद्र भंडारी को पहले वो अपने पाले में लिया है और फिर वो चुनाव लड़ा रहे? भाई वो तय हुआ होगा जिस टाइम राजेंद्र भंडारी का इस्तीफा दिलवाया गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएगा, उस टाइम तय हुआ होगा। ये तो आप भी जानते हैं। 16 की घटना भूल गए क्या, जब हरीश रावत की सरकार पे राष्ट्रपति शासन लगा था?
तब भी तो यही हुआ था, 9 विधायक हरीश रावत के खिलाफ चले गए थे। उन्होंने एक गलती करी कि उन्होंने उसी चिट्ठी में साइन कर दी है जिस चिट्ठी में भाजपा के विधायकों ने साइन की। ये टेक्निकल गलती थी। अगर वो अलग से एक कागज लिख के दे देते तो शायद वो राजनीति में समर्थन से पहले, पाला बदलने से पहले पद निहित हो जाता है, और ये देखा जाए तो निरंतर अभी चलता भी आ रहा है और आगे भी मुझे लगता है राजनीति में चलता रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं सूरज सिंह जी का। सूरज सिंह जी, फिलहाल मैनिफेस्टो भी देखा जाए तो कितना अट्रैक्टिव रहने वाला है इस बार उपचुनाव में, जो जनता को लुभा सके? देखिए सोनी जी, अभी आपने जो है हमारे पत्रकार साथी को सुना, शर्मा जी को, कि ये जब राजेंद्र भंडारी जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए तभी शर्तें तय हो गई थी, तभी टिकट तय हो गया था। अब इनको बाहरी कहने का, हम उस हिसाब से इनको बाहरी नहीं कह रहे हैं। हमारा कहना है कि ये मुद्दा असली ये है कि राजेंद्र भंडारी जी ने वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में आकर के, इनकी जांच एजेंसियों के दबाव में आकर के, उनकी पत्नी को ये जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रहे थे और उस दबाव में आकर के उन्होंने पार्टी बदल दी। ये तय हो गया कि तुम्हारा, महेंद्र भट्ट जी ने, मैंने पहले भी कहा था कि महेंद्र भट्ट जी का बयान था कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, कांग्रेस की विधायकी छोड़ के आएंगे, उनका टिकट यहाँ पर पक्का है, उनको घबराने की कोई चिंता नहीं है। और संसाधन तो इनके पास जो है, पूरे देश के सारे संसाधन जो है इनके पास में है, संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि जब राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो क्या उनकी पत्नी के खिलाफ अब जांच होगी, वो जेल जाएंगी? तो ये सारे सवाल आते हैं। हमारा कहना यह है कि हम उस जनता को बताएंगे, बद्रीनाथ की जनता को, कि आप यहां पर हैं और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इनका जो है पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। और जो जिस प्रकार से जब इनको बोला जाता है, पहली बात तो ये सवाल उठाना ही गलत है। सूरज सिंह नेगी जी, आप भी जानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उसे कैंडिडेट बनाया गया है तो फिर क्यों ही उनकी पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये तो अंडरस्टूड है। यही तो सवाल है। शुचिता की बात करने वाली और जो है पार्टी संगठन को सर्वोपरि रखने वाली पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी कैसे हो गई? और जब एक पार्टी संगठन को सर्वोपरि रखने वाली, पार्टी संगठन की बात करने वाली जब व्यक्तिवादी पार्टी होती है तो 400 पार का नारा जो है फुस हो जाता है। तो हमारा कहना है, चलिए, तो इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का जो लोकसभा चुनाव में जो डिफरेंस देखने को मिला, क्या ऐसी ही स्थितियां रहेंगी या फिर जीत को लेकर कुछ खास रणनीति अपनाएगी कांग्रेस? तौर पर जो है जनता देखिए, जो इनके तो जोशीमठ को लेकर इन्होंने आज तक कुछ काम नहीं किया है, वो सारे मुद्दे और जिस प्रकार से इन्होंने जनता पर ये चुनाव थोपा है, क्यों ये जो इस चुनाव पर जो पैसा खर्च होगा, जो बद्रीनाथ का चुनाव है, ये इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपा गया चुनाव है। और इस पर जो जनता की गाड़ी कमाई खर्च होगी, उसकी भरपाई किससे होगी? आखिर होनी तो जनता से है। तो ऐसे लोगों को हम अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है कि यहाँ की, मैं समझता हूँ कि बद्रीनाथ की जो देवतुल्य जनता है वो इनको सबक सिखाने का काम करेगी कि आपकी ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस प्रकार से खरीद फरोख्त करके आप जो है सत्ता का दुरुपयोग करके आप जो है इस प्रकार से लोगों पर, नवीन प्रशाली जी से इस बात के जवाब लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवीन प्रशाली जी, आप बखूबी सुन रहे थे सूरज सिंह नेगी जी को। व्यक्तिवादी पार्टी आखिर कब से हो गई भारतीय जनता पार्टी? और साथ ही जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहले सीएम धामी का नाम निकलकर सामने आ रहा है, किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और जगह बनाएंगे जनता के दिल में? नवीन जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। सोनी जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और कार्यकर्ता बेस पार्टी ही रहेगी, संगठन बेस पार्टी है। जबकि कांग्रेस व्यक्तिवादी पार्टी है, व्यक्ति आधारित पार्टी है। कांग्रेस में मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी में कहां पर पार्टी की बात आती है? मोदी की गारंटी होती है तो मोदी तो व्यक्ति है। मोदी जी नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी नेतृत्व है।
नेतृत्व का नाम है। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का नाम मोदी जी है। जब अटल जी थे अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी था। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी क्षेत्र में आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों, चलिए 400 पार का लक्ष्य जो था वो फिलहाल अब नतीजे आ चुके हैं, उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री जी ने दिखाया प्रचार किया उत्तराखंड की 500 सीटों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ने के लिए और प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने काम किया। और हमारे पास जितने भी संगठन है, जितने लोग हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी की जीत की कामना के लिए निस्वार्थ भाव व्यक्त कर रहे हैं। सूरज सिंह जी, इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आएगा, दर्शकों को भी नहीं और मुझे भी नहीं। ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, अपनी तबियत खराब मत कीजिए, तबियत खराब मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुकाबले कांग्रेस कहीं नहीं टिकती है। कांग्रेस एक दल के अंदर कई दल है, कांग्रेस कह सकते हैं कि कांग्रेस दल है। चलिए फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, क्या लगता है बीजेपी कैडर में कुछ नाराजगी की बू आ रही है क्या आपको भी? और यूकेडी को लेकर, क्योंकि लगातार यूकेडी से ये सवाल किया जाता है कि भाई आपने बहुत आंदोलन किए, एक अहम भूमिका रही, क्षेत्रीय पार्टी हैं, बखूबी आप सारी स्थितियों को समझते हैं, तो इसको लेकर अब आगे उपचुनाव को लेकर कोई तैयारी है क्या? ये उपचुनाव के लेके हम निरंतर जब भी चुनाव में जाते हैं हम लोगों को मुद्दा बताते हैं, लेकिन जनता को जिस तरह से एक धुएं के अंदर रखकर और कंगना जैसी महिलाओं को जब इस संसद में पहुंचा देते हैं जो कि एयरपोर्ट पे ही जीतने के बाद थप्पड़ खाती है, तो इस पार्टी का क्या रह गया है? अब ये बताइए थपलियाल जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि रियलिटी थपलियाल जी, मुझे लगता है इस मुद्दे में उस मसले का जिक्र नहीं करना चाहिए। कंगना रनौत को क्यों थप्पड़ पड़ा ये पता है? आपका नजरिया क्या है? चश्मा बदलने की जरूरत है थपलियाल जी। क्या इनका चश्मा अच्छा लगता है? चश्मा बदलने की जरूरत है, चश्मा बदलने की जरूरत है थपलियाल जी। भारतीय जनता पार्टी को महिला को भी आप बताइए, एक महिला जो अपने अभिनय के दम पर बड़े बड़े थपलियाल जी, दरअसल आपकी क्या तैयारी होगी उपचुनाव में, क्या भूमिका रहेगी, ये सवाल था मेरा आपसे। गिरा दिया है, आपकी समझ है, महिला विरोधी है आप। उत्तराखंड में रहकर मछली बाजार बना दिया आप लोगों ने। अरुण शर्मा जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो डिफरेंस देखने को मिला, क्या लगता है ऐसा ही कुछ नजर आने वाला है? म्यूट कर दीजिए अरुण शर्मा जी से फाइनल कमेंट। मुद्दों की बात करेंगे, तुम्हारे मुद्दे तुम हमको गिनाएंगे तो आप लोग मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं, आप लोग मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहते हैं। अरुण शर्मा जी फाइनल कमेंट आपका। महत्वाकांक्षी है, उत्तराखंड की जनता ने रास्ता बता दिया है। कुछ नहीं मिलेगा ये कह के ना लोगों को डिस्टर्ब करके मुद्दों को भटकाने से भाई कुछ नहीं मिलेगा। पहले आम आदमी पार्टी में इस तरह से भाजपा में महिला विरोधी मानसिकता ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।